नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों का कीर्तिमान एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। अपनी इस हिंदी की क्लास में जितने हमारे प्यारे विद्यार्थी टीजीटी, पीजीटी और जीआईसी का एग्जाम देना है, जितने प्यारे विद्यार्थियों को, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होती है बच्चों। मैं टॉपिक वाइज प्रतिदिन प्रैक्टिस करा रही हूँ। एक एक टॉपिक में हमको लगता है 100, 150, 200, 300 क्वेश्चन, 250 क्वेश्चन तक मैं करा रही हूँ। ओके बच्चों, तो आप लोग इसका ध्यान रखते हुए इस क्लास को ज्वाइन करिए और बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही हेल्पफुल क्लास होगी बच्चों। आपके सारे प्रश्न शायद जिस भी परीक्षा के लिए आप तैयारी कर रहे हो, और हो सकता है आपको सारी देनी हो, चाहे वो जीआईसी हो, चाहे वो पीजीटी हो, चाहे वो एलटी हो, सॉरी बच्चों, एलटी नहीं टीजीटी हो। तो इसलिए इस पर्पज से बच्चों एक क्लास बहुत ही इम्पॉर्टेंट और हेल्पफुल होगी आप लोगों के लिए। तो आप लोग रेडी हैं? तो चलिए फटाफट क्लास को ज्वाइन करिए और हम लोग शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की। तो बच्चों सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। आइए देखते हैं किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो देखिए, आदिकाल के साहित्य में उपेक्षित रहा है। आदिकाल के साहित्य में क्या उपेक्षित रहा बच्चों? क्या उपेक्षित रहा है? सामाजिक चेतना उपेक्षित रही है आदिकाल के साहित्य में, या आश्रयदाता प्रशंसा उपेक्षित रही है, या धार्मिक चेतना उपेक्षित रही है, या राष्ट्रीय चेतना उपेक्षित रही है? इसका ध्यान रखते हुए आप लोग बताइए कि राष्ट्रीय चेतना, सामाजिक चेतना, धार्मिक चेतना, आश्रयदाता प्रशंसा, इसमें से आदिकाल के साहित्य में कौन सा टॉपिक उपेक्षित रहा है? बच्चों अगर हम बात करें आदिकाल के साहित्य में, तो बच्चों सामाजिक चेतना बिल्कुल उपेक्षित नहीं रहा है, आश्रयदाता भी उपेक्षित नहीं रहा है, धार्मिक चेतना भी बच्चों उपेक्षित नहीं रहा है, राष्ट्रीय चेतना उपेक्षित रहा है। तो इसका ध्यान रखते हुए आप लोग आंसर देंगे राष्ट्रीय चेतना। बच्चों आदिकाल के साहित्य में राष्ट्रीय चेतना उपेक्षित रही है, क्योंकि बढ़ चढ़कर हिस्सा केवल धार्मिक चेतना, आश्रयदाता प्रशंसा और सामाजिक चेतना की रही है। राष्ट्रीय चेतना बच्चों बहुत बाद में आई है, आधुनिक काल में, तो इसलिए डी इज द राइट आंसर। ओके, अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि आदिकाल के काव्यों की प्रधान भाषा क्या थी? प्रधान भाषा की बात हो रही है यहाँ। आदिकाल के काव्यों में प्रधान भाषा, काव्यों की प्रधान भाषा क्या थी? प्राकृत थी, या पाली थी, या डिंगल पिंगल यानी मिश्रित थी, जिसे चंपू काव्य भी कहा जाता है, और या तो चंपू शैली कहा जाता है, और या फिर खड़ी बोली। प्रधान भाषा, आदिकाल के काव्यों की प्रधान भाषा कौन सी थी इसमें से? बच्चों आदिकाल के काव्यों की प्रधान भाषा अगर है तो वह है डिंगल पिंगल। क्या है? डिंगल पिंगल मिश्रित, चंपू, जिसे हम कहते हैं चंपू मिश्रित। बच्चों मिश्रित थी। डिंगल यानी राजस्थानी प्लस अपभ्रंश, डिंगल का मतलब होगा। पिंगल में बच्चों ब्रज भाषा और अपभ्रंश भाषा थी बच्चों। ओके बच्चों, इस बात का ध्यान रखते हुए आप आंसर क्या देंगे? डिंगल पिंगल मिश्रित। तो सी इज द राइट आंसर। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? इसमें से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो जायज सी बात, 3 सुमेलित होंगे, एक कौन सा सुमेलित नहीं, आपको वह आंसर देना है। तो आइए देखते हैं। भरतेश्वर बाहुबली रास, शालिभद्र सूर, रेवंत गिरिरास, विजय सेन सूर, स्थूल भद्र रास, जिनदत्त सूर, चंदन बाला रास, आशगु कवि। बच्चों अगर इसमें देखा जाए तो भरतेश्वर बाहुबली रास शालिभद्र सूर का है, तो बिल्कुल सही सुमेलित है। ओके बच्चों, ये बिल्कुल सही सुमेलित है। रेवंत गिरिरास बच्चों विजय सेन सूर का, ये भी बिल्कुल सुमेलित है। स्थूल भद्र रास बच्चों जिनदत्त सूर दिया जा रहा है, और चंदन बाला रास बच्चों आशगु, ये भी सुमेलित है। इसलिए सी इज द राइट आंसर, क्योंकि सी नहीं सुमेलित है। स्थूल भद्र रास बच्चों जिन धर्म सूर का है, जिनदत्त सूर का नहीं है। जिनदत्त सूर का बच्चों उपदेश रसायन रास है। मैं यहां उनके सामने लिख दे रही हूं, उपदेश रसायन रास था बच्चों। जिनदत्त सूर्य का उपदेश रसायन रास है। ओके बच्चों,
जिनधर्म सूर्य का, और स्थूलभद्र रास के जिनधर्म सूर्य हैं, जिनधर्म सूर्य हैं, इसलिए सी इज द राइट आंसर। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा गया है कि रणमल्ल छंद के रचयिता कौन है। रणमल्ल छंद के रचयिता कौन बच्चों? भट्ट केदार हैं, या जो हिंदू कवि हैं, या मधुकर कवि हैं, या फिर श्रीधर है। रणमल्ल छंद के रचयिता कौन है बच्चों? रणमल्ल छंद जो है यह 70 छंद में लिखित वीर गीत है। रणमल्ल छंद ओके 70 छंद में लिखा गया यह वीर गीत है रणमल्ल छंद। और इसके रचनाकार कौन है? तो यह है श्रीधर बच्चों हैं। कौन है? श्रीधर जी हैं। श्रीधर इज द राइट आंसर। ओके, भट्ट केदार की बात करें बच्चों तो भट्ट केदार का है जयचंद प्रकाश। हम इनकी रचनाएं लिख दे रहे हैं, जयचंद प्रकाश। ओके बच्चों, जयचंद प्रकाश है भट्ट केदार का। ओके, यह काव्य है, प्रबंध काव्य के रूप में लिखा गया है। जो इंदु का बच्चों क्या है? जो इंदु का परमात्म प्रकाश है, परमात्म प्रकाश, परमात्म प्रकाश है। ओके बच्चों, परमात्म प्रकाश, परमात्म प्रकाश है किसका? जो इंदु का। मधुकर कवि का बच्चों क्या है? जस जय मयंक जस चंद्रिका है। रुकिए बच्चों, इसको सही कर दे तो। मधुकर कवि का क्या है? मधुकर कवि का बच्चों है जय मयंक जस चंद्रिका। क्या हो रहा है? रुकिए बच्चों, थोड़ा इसको पेन को सही करूं। जय मयंक जस चंद्रिका, जय मयंक जस चंद्रिका, चंद्रिका है बच्चों। ओके, जय मयंक जस चंद्रिका है इनकी रचना, ग्रंथ है बच्चों। ओके बच्चों, तो ये आपको याद रखना है। रणमल्ल छंद के रचयिता श्रीधर जी हैं, इसलिए डी इज द राइट आंसर। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज के पिता कौन हैं? पृथ्वीराज के पिता कौन बच्चों? राजेश्वर हैं, या समर सिंह हैं, या अनंगपाल हैं, या सोमेश्वर हैं। पृथ्वीराज के पिता कौन है इसमें बच्चों? तो अगर इसमें देखें तो पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज के पिता हैं सोमेश्वर। कौन है? सोमेश्वर है बच्चों, इसलिए डी इज द राइट आंसर। सोमेश्वर पृथ्वीराज के पिता है इसमें। ओके, अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। यहां देखिए क्या पूछा गया है कि प्राकृताभास हिंदी से आशय क्या है? प्राकृताभास हिंदी से क्या आशय बच्चों? अपभ्रंश है, या हिंदी है, या प्राकृत है, या फिर पाली है बच्चों? तो प्राकृताभास हिंदी से आशय है बच्चों अपभ्रंश से। प्राकृताभास हिंदी से अपभ्रंश से आशय है। ओके बच्चों, अपभ्रंश इज द राइट आंसर, क्योंकि प्राकृताभास हिंदी की रचना विक्रम की 7वीं शताब्दी में होने लगी थी, क्योंकि प्राकृताभास हिंदी का तात्पर्य है प्राकृत की रूढ़ियों से बहुत कुछ बद्ध हिंदी। ओके बच्चों, तो इसलिए ए इज द राइट आंसर, अपभ्रंश। ओके, अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि गोरा बादल की कथा, गोरा बादल की कथा किसके द्वारा रचित है? दलपत विजय द्वारा, या नरपत नाल द्वारा, या जटमल द्वारा, या फिर जल्हड़ द्वारा। गोरा बादल की कथा किसके द्वारा रचित है बच्चों? ये जटमल कवि के द्वारा रचित है। किसके द्वारा? जटमल कवि द्वारा रचित है गोरा बादल की कथा। अगर दलपत विजय की हम बात करें तो इनकी रचना है बच्चों खुमाड़ रासो। इनकी रचना है खुमाड़ रासो, खुमाड़ रासो किसकी? दलपत विजय की है बच्चों।
नरपति नाल की रचना की बात अगर करें तो बच्चों इनकी रचना क्या है, नरपति नाल की बीसल देवरासो, बीसल देवरासो। ओके बच्चों, बीसल देवरासो नरपति नाल की रचना है। ये 13वीं सदी में लिखी गई थी, 13वीं सदी में। आइए बच्चों 9वीं सदी में, क्रम कभी कभी मिलाने को पूछता है तो आपको याद होना चाहिए, 9वीं सदी में लिखी गई बच्चों थी। और जल्हड़ की बात करें, जटमल की तो हो गई गोरा बादल की कथा, जल्हड़ की बात हम करें तो जल्हड़ का है चंद्रबरदाई के पुत्र थे। इन्होंने पृथ्वीराज रासो नामक रचना को पूर्ण किया था बच्चों। ये जल्हड़ जो थे चंद्रबरदाई के पुत्र थे, चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो की रचना की थी, वो पूर्ण नहीं कर पाए थे, उसी को इन्होंने पूर्ण किया है। ओके बच्चों, तो डी आपको याद होना चाहिए। जल्हड़ को किस रूप में जाने जाते हैं, तो बच्चों इसीलिए अपने पिता की रचना को इन्होंने पूरा किया था। किसको? चंद्रबरदाई इनके पिता थे और इनकी चंद्रबरदाई की रचना थी पृथ्वीराज रासो, इसी को इन्होंने जल्हड़ ने पूरा किया है। और इसका करेक्ट आंसर क्या आपने दिया गोरा बादल की कथा की रचना का? तो जटमल है, सी इज द राइट आंसर। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी रचना विद्यापति की नहीं है। इसमें से कौन सी रचना विद्यापति की नहीं बच्चों? कीर्ति पताका बिल्कुल सही है, पदावली, कीर्तिलता, जय मयंक जस चंद्रिका। तो इसमें से कौन सी रचना विद्यापति की नहीं है? विद्यापति की कौन सी रचना नहीं है? बच्चों यही जय मयंक जस चंद्रिका जो है मधुकर भट्ट की है, विद्यापति की नहीं है, इसलिए डी इज द राइट आंसर। यह मधुकर भट्ट की रचना है। किसकी है? मधुकर भट्ट, मधुकर भट्ट की रचना है। ओके बच्चों, जबकि कीर्ति पताका, पदावली और कीर्तिलता तीनों विद्यापति की रचनाएं बच्चों हैं। कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पदावली विद्यापति की रचनाएं बच्चों। ओके, तो डी इज द राइट आंसर। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा गया है कि रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकवि किसे माना है। हिंदी का प्रथम महाकवि शुक्ल जी ने किसको माना है? गोरखनाथ को, या अमीर खुसरो को, या विद्यापति को, या चंद्रबरदाई को। बच्चों शुक्ल जी की बात हो रही है। शुक्ल जी ने हिंदी का प्रथम महाकवि किसे माना है? बच्चों चंद्रबरदाई को इन्होंने माना है, चंद्रबरदाई को माना है। किसको? चंद्रबरदाई को माना है शुक्ल जी ने प्रथम महाकवि, तो इसलिए डी इज द राइट आंसर। ओके, डी इज द राइट आंसर। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा गया है कि विद्यापति किसके आश्रित कवि थे। विद्यापति किसके आश्रित कवि थे बच्चों? राज सिंह के, या नर सिंह के, या शिव सिंह के, या कीर्ति सिंह के। बच्चों शिव सिंह के आश्रित कवि थे। किसके? शिव सिंह के, तिरहुत के राजा शिव सिंह के आश्रित कवि थे बच्चों विद्यापति। तिरहुत के राजा शिव सिंह के आश्रित कवि थे विद्यापति जी, इसलिए सी इज द राइट आंसर। ओके, अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा गया है कि पृथ्वीराज किसके प्रति अनुरक्त था। पृथ्वीराज किसके प्रति अनुरक्त था बच्चों? पद्मिनी के प्रति, या कमलिनी के प्रति, या संयोगिता के प्रति, या चंद्रिका के प्रति। किसके प्रति बच्चों अनुरक्त था पृथ्वीराज? किसके प्रति बच्चों? संयोगिता के प्रति अनुरक्त था। किसके प्रति? संयोगिता के प्रति अनुरक्त था पृथ्वीराज। ओके, तो सी इज द राइट आंसर है संयोगिता। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि नाथ संप्रदाय में हठ योग का क्या अर्थ है। नाथ संप्रदाय में हठ योग का अर्थ क्या होगा? कठिन साधना है,
या अडिग योग साधना है, या हठ पूर्वक योग है बच्चों, या फिर हा का अर्थ सूर्य और ठ का अर्थ चंद्र दोनों का योग होगा। हठ योग का अर्थ क्या होगा बच्चों? अर्थ पूछा जा रहा है, तो इसलिए हा का अर्थ सूर्य और ठा का अर्थ चंद्र दोनों का योग बच्चों हठ योग हो जाएगा। इसलिए डी इज द राइट आंसर, क्योंकि सूर्य भी अपने समय पर अडिग रहने वाला है और चंद्र भी अडिग रहने वाला है, तो क्या हुआ? हठ हो गया। इसलिए डी इज द राइट आंसर। ओके बच्चों, अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध सिद्ध साहित्य से नहीं है। इसमें से किसका संबंध बच्चों सिद्ध साहित्य से नहीं है? सरहपा का, या कुकुरिपा का, या सबरपा का, या गोपी चंद्र का। सिद्ध साहित्य से किसका संबंध नहीं रहा है इसमें से? तो बच्चों गोपी चंद का संबंध सिद्ध साहित्य से नहीं है, जबकि सरहपा, कुकुरिपा और सबरपा का संबंध सिद्ध साहित्य से है। इसलिए क्या आंसर आप लोग देंगे? डी देंगे, गोपी चंद। गोपी चंद का संबंध सिद्ध साहित्य से नहीं है, इसलिए डी इज द राइट आंसर। ओके, अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि हिंदी के किस इतिहासकार के मतानुसार शालिभद्र सूर्य हिंदी के प्रथम कवि हैं? किसके मतानुसार? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के मतानुसार, या डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार, या डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार, या फिर डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार। बच्चों किस इतिहास के मतानुसार शालिभद्र सूर्य हिंदी के प्रथम कवि माने गए हैं? बच्चों ये डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के मतानुसार। ओके बच्चों, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के मतानुसार शालिभद्र सूर्य हिंदी के प्रथम कवि माने गए हैं, इसलिए ए इज द राइट आंसर। क्योंकि राहुल सांकृत्यायन सरहपा को मानते हैं, राम कुमार वर्मा स्वयंभू को मानते हैं बच्चों, और शिव सिंह सेंगर की अगर हम बात करें तो पुष्य या पुण्य को शिव सिंह सेंगर मानते हैं पहला कवि, और हजारी प्रसाद द्विवेदी बच्चों अब्दुल रहमान को मानते हैं। इसको भी याद रखिएगा, ए इज द राइट आंसर। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। उन दिनों जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा यानी कि दूहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा पद्य समझा जाता था। यह कथन किसका है? बच्चों सुनीति कुमार चटर्जी का है, या रामचंद्र शुक्ल का है, या हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, या जॉर्ज ग्रियर्सन का है? यह कथन किसका है बच्चों? प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य के आविर्भाव माना जा सकता है। उन दिनों जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा पद्य समझा जाता था। यह कथन बच्चों आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है, इसलिए बी इज द राइट आंसर। ओके, अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि आदिकाल से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन सा कवि बच्चों आदिकाल से नहीं संबंधित है? अमीर खुसरो, ये तो हैं, अमीर खुसरो बिल्कुल हैं। विद्यापत, ये भी हैं, आदिकाल से संबंधित हैं। हेमचंद बच्चों, ये भी आदिकाल से संबंधित हैं। तो बचे कौन? गदाधर भट्ट। गदाधर भट्ट बच्चों आदिकाल से संबंधित नहीं है। ओके बच्चों, आदिकाल से नहीं संबंधित है गदाधर भट्ट। ओके, तो इसलिए डी इज द राइट आंसर। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि रासो ग्रंथकार नहीं है? इनमें से कौन सा कवि बच्चों रासो ग्रंथकार नहीं है? विद्याधर, भट्ट केदार, श्रीधर या जगनिक? इनमें से कौन रासो ग्रंथकार नहीं है? कौन सा कवि बच्चों?
बच्चों विद्याधर जो है ये रासो ग्रंथकार नहीं है। ओके बच्चों, विद्याधर रासो ग्रंथकार नहीं है। जबकि भट्ट केदार, श्रीधर, जगनिक ये रासो साहित्य के प्रमुख कवि हैं, लेकिन विद्याधर रासो ग्रंथकार नहीं माने गए हैं, इसलिए ए इज द राइट आंसर। ओके बच्चों, ओके, तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों ने क्या दिया? ए दिया, विद्याधर। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि राहुल सांकृत्यायन के अनुसार चर्या गीत और दोहा कोश की रचना करने वाले पहले बौद्ध सिद्ध कौन? पहले बौद्ध सिद्ध कौन बच्चों? राहुल सांकृत्यायन के अनुसार चर्या गीत और दोहा कोश की रचना करने वाले पहले बौद्ध सिद्ध कौन है? सरहपा है या कड़पा है या डोम्बिपा है या कमरिपा? बच्चों कौन है पहले सिद्ध बौद्ध सिद्ध? बच्चों ये सरहपा है। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार चर्या गीत और दोहा कोश की रचना करने वाले पहले बौद्ध सिद्ध बच्चों हैं सरहपा। इन्होंने सरहपा को माना है, सांकृत्यायन जी ने सरहपा को माना है, इसलिए ए इज द राइट आंसर। ओके बच्चों, ए करेक्ट आंसर होगा सरहपा। ओके, अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि रचना काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या होगा? रचना काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम पूछा जा रहा है बच्चों। तो अगर हम सरहपा की बात करें तो बच्चों इनका समय क्या है? सरहपा का 7वीं से 8वीं सदी है। 7वीं से 8वीं सदी। 8वीं सदी बच्चों। पुष्पदंत का 10वीं है, 10वीं सदी है बच्चों, 10वीं सदी है। अर्धमाड़ का 14वीं सदी बच्चों, 14वीं सदी है। ओके बच्चों, और लुइपा का 8वीं है, लुइपा का 8वीं है बच्चों, 8वीं सदी है। इस तरह अगर आप मिला के हैं तो सरहपा तो पहले नंबर पर आ जाएंगे, फिर लुइपा आएंगे, फिर पुष्पदंत आएंगे, अधमाड़ का 14वां है तो बच्चों अधमाड़ लास्ट में आएंगे, इसलिए डी इज द राइट आंसर। ओके बच्चों, डी करेक्ट आंसर होगा। ओके, डी इज द राइट आंसर। वेरी गुड। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि कालक्रम के दृष्टि से निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम लगाना बच्चों। तो हमको लगता है वही प्रश्न फिर से रिपीट हुआ। सरहपा फिर पुष्पदंत, सरहपा फिर पुष्पदंत, फिर अधमाड़ हो जाएंगे, फिर सरहपा पुष्पदंत और अधमाड़ हेमचंद। हेमचंद्र का समय बच्चों 12वीं सदी है, 12वीं सदी है। ओके बच्चों, 12वीं सदी है। अधमाड़ का अभी पिछले में हमने बताया बच्चों 12वीं सदी इनका भी है, लेकिन कुछ आगे पीछे है। ओके, तो अगर हम देखें तो सरहपा, पुष्पदंत, अधमाड़ और हेमचंद्र ये क्रम सही होगा। ओके बच्चों, ए इज द राइट आंसर। हाँ, अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब इस प्रश्न में देखिए क्या पूछा जा रहा है कि इंद्री का लड़बड़ा जिह्वा का फूहड़ा, इंद्री का लड़बड़ा जिह्वा का फूहड़ा, काछ का जति मुख का सती, जो सत्पुरुष उत्तमो कथी, जो सत्पुरुष उत्तमो कथी। गोरखनाथ की दृष्टि से सच्चा साधक वही है जो संयमी हो या इंद्रिय दमन करने वाला हो। और थर्ड में दिया जा रहा है कि कूट भाषा बोलने वाला हो और महासुखवादी हो। कूट से अपने उत्तर का चयन करना बच्चों। इंद्री का लड़बड़ा जिह्वा का फूहड़ा, काच का जति मुख का सती, जो सत्पुरुष उत्तमो कथी। गोरखनाथ की यह लाइनें बच्चों। उनकी दृष्टि सच्चा साधक कौन है बच्चों? इसमें से कौन हो सकता है? संयमी, इंद्रिय दमन करने वाला। तो बच्चों अगर हम देखें तो संयमी भी होना चाहिए और इंद्रियों को दमन करने वाला होना चाहिए, यानी पहला और दूसरा। पहला और दूसरा किस विकल्प में है? तो डी में है बच्चों। डी इज द राइट आंसर। ओके, वेरी गुड, डी करेक्ट आंसर होगा इसका। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि सिद्धों
और योगियों की रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती। यह विचार किसका है? यह विचार किसका है बच्चों? मुंजिन विजय का है, या रामचंद्र शुक्ल का है, या हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, या धीरेन्द्र वर्मा का है बच्चों? सिद्धों और योगियों की रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती। यह कथन है बच्चों आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। इंपॉर्टेंट कथन है, अक्सर पूछा जाता है बच्चों शुक्ल जी का तो कोई भी एग्जाम हो आपका हिंदी का, उसमें जरूर पूछा जाएगा। ओके बच्चों, तो बी इज द राइट आंसर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं पुष्पदंत द्वारा रचित नहीं है। इसमें से बच्चों कौन सी रचनाएं पुष्पदंत की नहीं है? आदि पुराण, योगसार, जसहरचर्य, उत्तर पुराण। इनमें से कौन सी रचनाएं बच्चों पुष्पदंत द्वारा नहीं रचित है? बच्चों जसहर चरित्र तो है, जसहर चरित्र तो है इनका, जसहर चरित्र राय कुमार है, इसमें और कोई नहीं बच्चों, केवल जसहर चरित्र ही मिल रहा है, क्योंकि गुणालंकार, महापुरुष, 63 राय कुमार चर्यु, जसहर चर्यु बच्चों इनकी रचनाएं हैं। लेकिन आदि पुराण, योगसार, उत्तर पुराण इनकी रचनाएं नहीं, इसलिए इसमें से कोई विकल्प नहीं मिल रहा, केवल सी हो रहा बच्चों। तो इसमें से केवल सी सही हो रहा। ओके बच्चों, ओके ओके। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है। प्रश्न पूछा जा सखी पिया को जो मैं ना देखूं। इसमें बच्चों पूछा जा रहा है कि सखी पिया को जो मैं ना देखूं तो कैसे काटूं अधेरी रतिया। उपर्युक्त काव्य पंक्तियां किस कवि की है बच्चों? यह काव्य पंक्ति किसकी है? विद्यापति की है, या नरपति नाल की है, या अमीर खुसरो की है, या भट्ट केदार की बच्चों? सखी पिया को जो मैं ना देखूं तो कैसे काटूं अधेरी रतिया। उपर्युक्त काव्य पंक्तियां किस कवि के बच्चों है? तो ये अमीर खुसरो भी ऐसी बानी बोल सकते बच्चों, अमीर खुसरो की है ये काव्य पंक्ति, अमीर खुसरो की है। ओके बच्चों, अपने गुरु के लिए कहते हैं, तो सी इज द राइट आंसर। ओके, तो अमीर खुसरो इज द राइट आंसर बच्चों। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इसमें बच्चों सूची सुमेलित करना, एक तरफ रचनाएं हैं, दूसरी तरफ उसके रचनाकार हैं। तो चलिए साथ में मिलकर हम लोग सुमेलित करते हैं। तो अब बताइए प्राकृत प्रकाश किसकी रचना बच्चों? इसके रचनाकार कौन है प्राकृत प्रकाश के? तो वर रुचि है। कौन है? वर रुचि है, वर रुचि है बच्चों, यहाँ सेकंड नंबर हो जाएगा। श्रावकाचार्य किसकी रचना बच्चों? श्रावकाचार्य, तो श्रावकाचार्य बच्चों देवसेन की रचना है, यानी यहाँ फर्स्ट नंबर हो जाएगा। और प्रबंध चिंतामणि किसकी बच्चों? प्रबंध चिंतामणि, तो यह है जैनाचार्य मेरुतुंग की। किसकी है प्रबंध चिंतामणि? जैनाचार्य मेरुतुंग की है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? थर्ड नंबर हो जाएगा, थर्ड नंबर हो। कुमारपाल प्रतिबोध, कुमारपाल प्रतिबोध बच्चों किसकी रचना है? तो हेमचंद की है, हेमचंद्र की है, यहाँ 4 नंबर हो जाएगा। तो अब आप आइए यहाँ मिलाइए, कौन सा? दूसरा, पहला, तीसरा, चौथा नहीं हो सकता। इसमें किसी में नहीं, हमको लगता है बच्चों यही वाला हम सही कर दें तो बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ हम 4 बना दे रहे हैं। ओके बच्चों, 4 बना दे रहे हैं, इसलिए आप देखिए मिलाइए, दूसरा, पहला, तीसरा और चौथा, इसलिए ए इज द राइट आंसर बच्चों, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके,
ए इज द राइट आंसर। हाँ, ए करेक्ट आंसर बन रहा है बच्चों। ओके, मैंने यहाँ बना दिया है, 5 नंबर लिखा था, हमने इसको 4 बनाया है। अब इसलिए सही सुमेलित है, क्योंकि और किसी में नहीं सही सुमेलित है, इसलिए ए इज द राइट आंसर बच्चों। ओके बच्चों, तो आई थिंक आपको क्लास बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी बच्चों। कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसी लगी क्लास। और आप लोग प्रतिदिन जुड़े रहिए बच्चों, शाम 6 बजे कीर्तिमान एकेडमी पर, ताकि आपकी क्लास और रिवीजन बहुत अच्छे से होता रहे और आपका इसका लाभ भी मिलता रहे बच्चों। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।